हमारा फंक्शनल रिलेज टाइप हमारे नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर इंडक्शन ओवर टाइप, करंट रिले है, इंडक्शन टाइप, रिवर्स पावर रिले है, डिस्टेंस है, डिफरेंशियल है, ट्रांसलेट स्कीम है। 5 हमारे डिफरेंट रिलेज हैं जिसको हम जाके देखेंगे, जिसमें ओवर करंट ओवर वोल्टेज रिलेज है। ठीक है, और इसको हम फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले, ये नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल में क्या फर्क होता है कि नॉन डायरेक्शनल में जो करंट की डायरेक्शन है उसको नहीं देखा जाता। वो करंट की डायरेक्शन बेशक राइट साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे हो, क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, मैटर नहीं करता, वो रिले ने ऑपरेट करवाना है। तो डायरेक्शनल रिले हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डायरेक्शनल कैसे बनाया जाता है एक रिले को। इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले वही हमारी जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना है जिसके तहत वो काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीटी जो ये जो सिग्नल आ रहा है फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर, एक जो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, ये सीटी से आ रहा है, यानी सिग्नल ये जो टैपिंग्स हैं या ये शुरू में ही सिर्फ आपको दिखाई जा रही हैं, ये करंट सेटिंग के लिए टैपिंग्स हैं कि डिफरेंट सेटिंग्स हम यहाँ पे दे सकते हैं इस वाइंडिंग में। तो इस डिफरेंट सेटिंग्स के अगेंस्ट प्राइमरी वाइंडिंग में हम जितनी सेटिंग्स देंगे उसके अगेंस्ट हमें जो यानी टैपिंग्स मिलेंगी, उसको हम उसके थ्रू हम करंट को सेट कर सकते हैं कि किस करंट पे इस रिले को ऑपरेट करवाना चाहिए। ये सिर्फ इसी रिले के अंदर ही आपको करंट सेटिंग वाला दिखाया जाएगा। आगे आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, एक मिनट। आगे सिंप्लिसिटी के लिए इस सारी सेटिंग्स को स्किप किया गया है। इन सेटिंग्स को स्किप किया गया सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि सर्किट समझाने में इजी है, क्योंकि हर जगह ये यहाँ पे नहीं है। अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास ये करंट सेटिंग्स के लिए इस तरह की टैपिंग्स की ऑप्शन मौजूद होती है रिले में, जिससे हम इसको करंट सेट कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बेसिकली क्या है कि आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग है जहाँ पे करंट आ रहा है फ्रॉम सिटी, इट्स दिस करंट इज कमिंग, एंड ये जो सेकेंडरी है, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो यहाँ पे ये सेकेंडरी वाइंडिंग आप देखें कि लोअर मैग्नेट के साथ भी अटैच है। ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट हो रही है लोअर मैग्नेट के साथ भी, जो कंप्लीट इसके साथ, और फिर दरमियान में एक डिस्क है। ये डिस्क है और डिस्क के साथ इसके अंदर एक स्पिंडल होता है, एक स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इसमें रिस्ट्रेनिंग टॉर्क जो होता है उसको कंट्रोल करता है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और इसको नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन में एट रेस्ट रखता है। ये एल्यूमिनियम डिस्क होती है बेसिकली। इसकी जो मूवमेंट है, इसने जो घूमना है, उसका घूमना इसकी ट्रेवलिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। ये है ना, इसने जैसे जैसे घूमना है वैसे वैसे इसने इधर को ट्रेवल करना है। जैसे जैसे इसने घूमना है इस डिस्क ने, वैसे वैसे ये है इसने आगे को ट्रेवल करना है, और इसको इस गैप को ब्रिज करना है। इस गैप को जब ब्रिज करेंगे तो सिग्नल जनरेट होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम टाइम सेटिंग के लिए यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं इस डिस्क में। एक पूरी जो डिस्क होती है ऐसे गोल, एक जो डिस्क है हमारे पास गोल, उसमें हमारे पास 0 से लेके घूम के आए अगर हम, तो 360 तक एंगल बनता है। ये तो पता है ना, यहाँ से शुरू करें और 0 से लेके यहाँ तक 360 का एंगल बनता है ऐसे। तो हम 0 से लेके, अब इसको फर्ज करें ये 0 पे है, ये 0 पे है बिल्कुल। ठीक है, ये वाला जो साइड है दैट इज एट 0। तो ये इसने इधर को मूव करना है अगर, तो हमने, आप फर्ज करें हमने एंगल यहाँ पे सेट कर दिया 30। ठीक है, 30 एंगल सेट कर दिया। 30 एंगल सेट करने का मतलब ये है, जब ये आहिस्ता आहिस्ता 30 ये घूम के 30 एंगल पहुंचेगा, यानी 30 एंगल बिलफज यहाँ पे हुआ, जैसे जैसे ये घूम के 30 एंगल यहाँ पे पहुंचेगा वैसे वैसे ये गैप आगे ब्रिज होता जाएगा। ठीक है, हम इसको 90 एंगल पे भी सेट कर सकते हैं। 90 एंगल का मतलब है जब 90 एंगल ये डिस्क कवर करेगी, तो 90 एंगल कवर करने के बाद फिर, यानी 90 एंगल कवर करने के साथ ही जैसे 90 डिग्री ये ट्रेवल कर लेगी,
तब ये जो गैप है ये ब्रिज होगा। ओके, फिर हम इसको 360 तक, 0 से लेके 360 तक किसी भी एंगल पे इसकी ट्रैवलिंग को हम इसकी मूवमेंट को हम काबू कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम टाइम सेटिंग फिर देते हैं। ओके, ये हमारे करंट सेटिंग के लिए अबव जो है यूज हो रहा है, नीचे जो ये यूज हो रहा है टाइम सेटिंग के लिए। 0 से लेके 360 एंगल तक हम कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं डिस्क की मूवमेंट का, जिससे हम इसकी टाइम सेटिंग इसमें दे सकते हैं कि जितनी ट्रैवलिंग डिस्क की होगी, 360 होगा, जाहिर बात है उतना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, और ये उतना ही स्लो स्लो मूव करेगा। जब तक डिस्क 360 डिग्री ट्रैवल नहीं कर लेगी तब तक ये इसके साथ यानी कनेक्ट नहीं होगा आगे। तो इस तरह हम इसको टाइम सेटिंग देते हैं। समझ आ गई है जी करंट सेटिंग और टाइम सेटिंग की? इसका ऑपरेशन समझ आ गया ओवरऑल? यस सर। सर ओके। ये सर ये नेट कॉन्टेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन इसको वापस करने के लिए ऑपोजिट। जी 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 जी, मैं समझा नहीं हूँ। सर इसको अगर हमने वापस करना है तो डिस्क को ऑपोजिट घुमाएंगे? नहीं, जब इसको रीसेट करना है तो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा ना, रीसेट हो गया, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शन रिले है, इसमें किसी भी यानी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो उसका ताल्लुक इसकी मूवमेंट से नहीं है। जब हम इसको रीसेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल उस पर रीसेट पोजीशन में आ जाएगा ना, जब रीसेट करके हम जैसे चीजों को वापस लेके आते हैं। तो डिस्को तो ऑपोजिट नहीं, हम उसको रीसेट करके दोबारा वापस ला सकते हैं ना अपनी जगह पे, जब उसका दोबारा वापस। हाँ जी, तो ये इसके अंदर यही सारा कुछ ये लिखा हुआ है। ये इसके अंदर लिखा भी होगा डिस्क एक प्रीसेट एंगल। ये प्रीसेट एंगल का मतलब ये है कि आपने अगर 30 पे रखा हुआ है तो प्रीसेट एंगल 30 है, 90 पे रखा हुआ है तो 90 प्रीसेट एंगल है। तो ये जो एंगल है 360 और 0 के दरमियान आप कहीं भी उसको कर सकते हो, टाइम सेटिंग आप अपने पसंद की ले सकते हैं। ओके, तो ये ऑपरेशन ये हमने पढ़ लिया, देख लिया कि ऑपरेशन क्या है। तो हाँ जी ठीक है, टॉर्क वो सारी चीजें इसमें शामिल है। ये हमारा नेक्स्ट है जी, जिसके अंदर जिसका नाम है इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल पावर रिले। अब ये डायरेक्शनल पावर रिले है तो इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ऑल्दो इसका एक नुकसान है कि जो शॉर्ट सर्किट्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास आमतौर पे डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो सकती है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है। इसका मतलब है कि ये हमारे शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट्स होंगे उसके लिए रिले जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, तो उसके लिए फिर हम कुछ और देखेंगे। लेकिन बहरहाल हमारे पास जहाँ पे डायरेक्शनल रिले का मतलब ये है कि हमारे पास एक खास डायरेक्शन में जब मूव करेगी या पावर होगी या करंट और वोल्टेज एक खास डायरेक्शन में करंट मूव करेगा तो फिर ही ये ऑपरेट करेगी। अदरवाइज ये अगर दूसरी डायरेक्शन में ऑपरेट करेगी, फर्ज करें आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए डिजाइन किया, तो पावर अगर सर्किट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो इसने ऑपरेट करना है, अगर रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेगी तो फ्लो करेगी तो इसने ऑपरेट नहीं करना। तो एक खास डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए ये यूज इसमें है क्या बेसिकली, कि हम ऊपर वाला जो कॉइल है उसी तरह अपर और लोअर दो मैग्नेट्स हैं। अपर मैग्नेट के साथ स्पिंडल अटैच है, ये आपका मूवमेंट अटैच है, कॉन्टेक्ट्स हैं ट्रिप सर्किट में, या आपके पास एल्यूमिनियम डिस्क है। ठीक है, अब होता क्या है कि उसी तरह हम एंगल इसको इसके साथ आपके वो भी कनेक्टेड है, करंट सेटिंग कनेक्टेड है, इसके साथ आपकी टाइम सेटिंग कनेक्टेड है डिस्क के साथ, ये सब कुछ अंडरस्टूड है। अब इसमें अरेंजमेंट डिफरेंट क्या है कि आपका जो पोटेंशियल कॉइल है ऊपर वाला, उस पोटेंशियल कॉइल के अंदर पीटी एक लगा हुआ है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो कि उसको सिग्नल दे रहा है। ठीक है, और आपके पास जो नीचे लोअर मैग्नेट है इसमें करंट कॉइल है, करंट कॉइल में सीटी के थ्रू आपके पास यानी एक जो लाइन जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसमें पैरेलल में आपने पीटी लगाया हुआ है, यानी उसमें आपने पीटी भी लगाया हुआ है, सीटी भी लगाया हुआ है। और अपर मैग्नेट को आप पीटी के थ्रू आप सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, लोअर मैग्नेट को आप सीटी के थ्रू सिग्नल जनरेट कर यानी फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो जो आपने जहन में वो इसकी डेरिवेशन रखनी है 5 1 5 2 जो हमने फोर्स कैलकुलेट की थी नेट, तो वो फोर्स वही उसी फिनोमिना के तहत ये इंटरेक्शन हो रही है, क्योंकि हमने वो पढ़ा ही बेसिकली इसलिए था कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो यानी कितनी उसमें फोर्स कितनी प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी 5 1 5 2 साइन ऑफ अल्फा। तो वो जो भी वो हमने डेरिवेशन की थी वो हमने देखा था कि डिस्क पे जो दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, या अपर फोर्स है लोअर फोर्स है, ऊपर भी इसी तरह था, एक ऊपर वाली फोर्स है एक नीचे वाली फोर्स है। तो ये उसी फिनोमिना के तहत इस पे फोर्सेस एक्ट होंगी, वो सारा कुछ वो जहन में रखना है क्योंकि वो बैक एंड पे वही काम हो रहा है सब कुछ। तो इसमें हमारे पास यानी यहाँ से पोटेंशियल के थ्रू और यहाँ पे, और इसमें यह है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने की वजह से आपके पास यानी ये सिग्नल जनरेट होगा। जब रिवर्स में फ्लो करेगा तो आपके दोनों में से पीटी या सीटी में से आपके पास एनफ टॉर्क डेवलप नहीं होगा जिसपे वो एल्यूमिनियम डिस्क को रोटेट कर सके।
ओके, द फ्लक्स 1 करंट ट्रांसफार्मर 90 डिग्री लैग कर रहा होगा। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट आपस में अगर मैक्सिमम हम बात करें तो मैक्सिमम में 90 डिग्री लैग करना चाहिए करंट को, ठीक है। तो 5-1 विल बी नियर 90 डिग्री लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, और 5-2 विल बी, हमने हमेशा ये देखा है, ये बात आपके जहन में भी होनी चाहिए कि हमने हमेशा देखा है कि जो फ्लक्स है, जैसे फ्लक्स 1 है और इसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा है, जो अप्लाइड वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे वोल्टेज फ्लो कर रही है, उसका उसके इसको तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए क्योंकि फ्लक्स और करंट का जो रिलेशनशिप है और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है, दैट इज बेसिकली, अगर आपने उसको मैक्सिमम यानी उसका केस कंसीडर करना है तो दैट मस्ट बी 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। ये एक यानी सिंपल सा, जो हमने ऊपर भी जो इसको प्रूव किया था उसके अंदर भी यही चीज है कि जो फ्लक्स है दैट विल बी बेसिकली 90 डिग्री आउट ऑफ फेज फ्रॉम द वोल्टेज दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस पीटी। और जो करंट है, करंट और जो फ्लक्स है दैट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, करंट का जो है, तो ये दोनों इन फेज होंगे। तो phi2 फ्लक्स विल बी इन फेज विद द करंट जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, करंट आई। ओके, ये बात क्लियर है? क्योंकि करंट कॉइल के साथ है तो phi2 फ्लक्स इज प्रोड्यूसिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट कॉइल, so that will be in phase with the current. Phi1 जो flux है that is producing basically from the PT, and so it will be 90 degree out of phase from the voltage. Okay, ओके सर। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आप ये देख भी सकते हैं फिनोमिना, phi1 and voltage they are 90 degree out of phase, and phi2 and current somewhere जहां भी वो करंट या फ्लक्स ज्यादा है तो it is some at some angle away from this, but ये जो in phase है और जो phi2 and current है they are in phase with each other. ओके जी, तो ये हमारा ऑपरेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों के एडी करंट, एडी करंट याद है एडी क्या होता है जी? एडी करंट एनीवन जल्दी से क्विकली? सर जो कोर के अंदर सर होता है, हाँ जी, लेकिन वाइंडिंग जो मूव सर वो करता है, जो नॉर्थ और साउथ पोल उसके दोबारा रीअरेंज नहीं होते किसी भी वो ट्रैप हो मटेरियल जाता का, है ना तो जो, वो उसकी ट्रैप हो जाता है, वो जो उसके बीच में इंड्यूस्ड हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे मैग्नेटिक। प्रोड्यूस होता क्या चीज आप क्या कहते हो कि नहीं, ये जो ट्रैप हो जाता है ना एक बड़े, जैसे एक बड़ा, मैं एक एग्जांपल दी थी आपको नहर वाली। अगर नहर के अंदर जैसे तेजी से पानी आता है तो एक भंवर सा बन जाता है ना, जहाँ पे वो पुल हो। अगर उस पानी को एक इकट्ठा आने की बजाय हम छोटी छोटी स्लॉट्स बना दें, छोटे 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 चैनल बना दें, तो वो भंवर बनेगा? नहीं, वो एडी, वो ही उसी को एडी कहते हैं। तो एडी करंट्स बेसिकली एक बड़े अंदर, बड़े टुकड़े के अंदर या बड़े एलिमेंट के अंदर जो ट्रैप हो जाती है ना करंट या फील्ड, उसको एडी कहते हैं। सर्कुलेट हो जाता है। सर्कुलेट करती है और वहीं पर ट्रैप हो जाती है। तो इसके लिए हम, मैंने बताया था जो हमारी कोर्स हैं मोटर की, वो जनरेटर की भी कोर्स हैं, जो उसको हम स्लाइस हमारे होते हैं बारीक 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 जो आपस में इंसुलेटेड होते हैं, हम बजाय जैसे मैं कह रहा हूँ कि चैनल्स बना देंगे छोटे छोटे, तो एडी करंट, एडी का इफेक्ट नहीं, एडी का मतलब भंवर है, तो एडी इफेक्ट नहीं आएगा पानी में। तो इसी तरह एडी करंट्स नहीं पैदा होंगे अगर हम छोटे छोटे स्लॉट्स बना दें। तो हम इससे बचने के लिए, यहाँ पे एडी करंट्स का मतलब है जो गोल घुमाते हैं, गोल घूमना। तो एडी जो phi1 और phi2 वो एडी लॉसेस बेसिकली हम उन्हें कहते हैं। phi1 और phi2 साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम टॉर्क विल बी इक्वल टू phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दोनों का ताल्लुक है इसके साथ। तो phi एंगल इज द 90 डिग्री माइनस थीटा। जो यहाँ पे वोल्टेज और फ्लक्स के दरमियान 90 डिग्री है और करंट समवेयर इन बिटवीन है, तो हम अगर वो एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, तो अल्फा एंगल क्या होगा? अगर ये इसके साथ 90 डिग्री हम अल्फा देखना चाह रहे हैं ना, तो अगर ये 90 डिग्री टोटल एंगल ये वाला 90 डिग्री है और इन दोनों का एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल रह गया 90 माइनस अल्फा, और 90 माइनस थीटा, सॉरी, दैट विल बी अल्फा। ओके, तो अल्फा एंगल विल बी 90 टोटल में से, जैसे हम कहें टोटल 20 हैं और ये 5 हैं, तो ये कितने होंगे? तो हम कहेंगे 20 माइनस 5, ठीक है, ये जस्ट बताने के लिए। तो इसी तरह हम उसको अल्फा एंगल, वी कैन चेक के अल्फा एंगल जो phi1 और phi2 के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, तो दैट विल बी 90 माइनस थीटा। तो phi1 और phi2 के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 माइनस थीटा। phi1 और phi2 हम इन दोनों को देखना चाहते हैं ना, क्योंकि आपकी मेन इक्वेशन है phi1 phi2 साइन ऑफ एंगल। तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या? 90 माइनस जो इनके दरमियान कोई भी थीटा एंगल बन रहा होगा,
तो दैट विल बी बिटवीन phi1 एंड phi2। तो हम इसको इक्वेशन में पुट करें और phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हमने ऊपर देख भी लिया कि phi1 जो है दैट इज कमिंग आउट ऑफ वोल्टेज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज फ्रॉम वोल्टेज, एंड phi2 इज प्रोड्यूसिंग जस्ट बिकॉज ऑफ करंट, और करंट के साथ जो फ्लक्स होती है दैट इज इन फेज। तो इसीलिए वी आई साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा जस्ट। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? पावर इन द सर्किट। ओके, तो इससे ही हम पता चल रहा है कि पावर इन द सर्किट का मतलब है कि अगर डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल से हमें पता चल जाता है और टॉर्क से पता चल जाता है कि डायरेक्शनल है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है पावर में सर्किट पे, क्योंकि अगर एंगल चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगी तो वो ऑपरेट नहीं करेगी, सीधी सी बात है। तो जब नॉर्मल डायरेक्शन में ऑपरेट करेगी, टॉर्क और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क एक दूसरे को मदद करेंगे आपके फिक्स कॉन्टेक्ट यानी उसको मदद करेंगे उसको पुश करने में, और उसमें ये होगा कि ये एक दूसरे को जब कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो रिले आपकी इनऑपरेटिव, यानी पुश करने में मतलब कि एक दूसरे को धकेल लेंगे एक दूसरे से अवे, कैंसिल आउट करने में। हाउएवर द रिवर्सल ऑफ करंट रिवर्सेस डायरेक्शन, जब रिवर्स करेगी तो फिर उसमें रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक खास पावर मूव कर रही है तो आपकी रिले इनऑपरेटिव रहेगी, लेकिन जैसे ही वो डायरेक्शन उसकी चेंज होगी तो ऑपरेट होगी, या फिर आप ये समझ लें कि एक खास डायरेक्शन में वो ऑपरेट करेगी, दूसरे डायरेक्शन में वो इनऑपरेटिव रहेगी। ओके, दोनों तरीके से समझ लें, बात वही है कि अगर एक खास डायरेक्शन में मूव करेगी पावर तो आपकी रिले ऑपरेट करेगी, यानी क्लॉकवाइज की बात करें अगर, तो इसका मतलब है अगर आपकी पावर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपकी रिले ऑपरेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर यानी पावर होगी तो आपकी रिले ऑपरेट नहीं करेगी। आपने एंटी क्लॉकवाइज के लिए अगर डिजाइन किया है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पावर मूव करेगी तो आपकी रिले ऑपरेट करेगी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर होगी तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी। क्लियर है जी? नहीं, एक डायरेक्शन में ऑपरेट करेगी, सेकंड में नहीं करेगी, बस सिंपल आपने ये इस चीज को ध्यान में रखना। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल ओवर करंट रिले में वो जो प्रॉब्लम है, एक बड़ा मेन प्रॉब्लम था जिसके साथ हमने बात की थी कि आपका जो शॉर्ट सर्किट कंडीशंस है उसके अंडर आप डायरेक्शनल पावर रिले यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सबसे बड़ा मेन वजह होती है जो पीटी है ना आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसमें जब शॉर्ट सर्किट करंट होता है तो वोल्टेज बहुत ह्यूज जनरेट होती है, और करंट ह्यूज जनरेट की वजह से वोल्टेज क्या होता है जी? शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज जीरो होता है ना। वोल्टेज यानी ड्रॉप हो जाती है बहुत लो वैल्यू पे, नियर टू जीरो, यानी आइडियल में तो जीरो ही हो जाना चाहिए लेकिन नियर टू जीरो ड्रॉप हो जाती है। तो अगर जीरो ड्रॉप हो जाए वोल्टेज तो उसमें क्या इतनी एबिलिटी होगी कि वो फ्लक्स प्रोड्यूस कर सके? नहीं सर, फिर तो फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस होगा। नहीं हो सकता, तो ये हमारी रिले ऑपरेट नहीं करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स में हमारी वोल्टेज जो है वो एक लो वैल्यू इनसफिशिएंट टॉर्क होगा, जिसकी वजह से हम इसको फिर डायरेक्शन इस तरह का हम एक बनाते हैं जिसमें हमारे पास एक डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट होता है। नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट वही जो हम ऊपर पढ़ के आए सबसे पहला सिंपल उसका फिनोमिना, और डायरेक्शनल एलिमेंट वही जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए। तो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल शॉर्ट सर्किट में ऑपरेट ही नहीं करेगी फिर। हाँ, ये कॉम्बिनेशन नहीं, ये कॉम्बिनेशन है उनका, ये शॉर्ट सर्किट पे ऑपरेट करेगा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। ये इस तरह है कि आपका जो सीटी है, सीटी में आपका जो लोअर मैग्नेट है वो लोअर मैग्नेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। आपका जो डायरेक्शनल एलिमेंट है, डायरेक्शनल एलिमेंट की डिफरेंट जो, कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है। इसमें असल में डायरेक्ट, इसमें तो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है ना, एक ही लाइन में पीटी भी और सीटी भी है, तो इसमें क्या कर रहा है कि पीटी इज कमिंग आउट फ्रॉम द लाइन, और फिर यहाँ पे जो सीटी है दैट इज बेसिकली कनेक्टेड टू द लोअर मैग्नेट एंड अपर मैग्नेट ऑफ द नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट। और फिर ये जो नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट है इसके जो सेकंड है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है अपर मैग्नेट की, वो नीचे उसी वाइंडिंग के साथ उसी फैशन में कनेक्टेड है, लेकिन दैट इज बेसिकली टेकिंग द सर्किट फ्रॉम दिस। यानी जब तक आपका ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा आपका नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट ऑपरेट नहीं करेगा। ये वाला जब तक गैप ब्रिज नहीं होगा तो आपका लोअर यानी अपर जब तक पार्ट आपका ऑपरेट नहीं करेगा तब तक आपका लोअर पार्ट इनऑपरेटिव तब तक रहेगा। तो जैसे ही ऑपरेट कर जाएगा तो आपका लोअर पार्ट भी एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे ट्रिप सर्किट को सिग्नल जाएगा। तो अपर पार्ट बेसिकली लोअर पार्ट को एक्टिव करने के लिए, टाइम डिले थोड़ा सा बहरहाल
इसके अंदर प्रॉब्लम है कि टाइम डिले में पहले आपने अपर पार्ट को करना फिर लोअर पार्ट को। इसमें टाइम सेटिंग्स भी आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, ऊपर की और नीचे की। तो दैट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। लेकिन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द डायरेक्शनल रिले, तो आप इसको यू कैन यूज इट। इसके अंदर डायरेक्शन एलिमेंट है, तो जो ऑपरेट करता है पावर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करे, यानी आपने उसको ये यूज कर लिया। फिर पोटेंशियल जो कॉइल है इस एलिमेंट का, ये असल में है ये जो डायरेक्शनल रिले, ये नॉन डायरेक्शनल नहीं है। लेकिन हम बताना ये चाह रहे हैं कि सिंपल इस जो रिले है, ये जो सिंपल रिले है डायरेक्शनल, इसके मुकाबले में ये ज्यादा इफेक्टिव वे है, ये ज्यादा इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन है। नॉन डायरेक्शनल रिले जो है मेरे ख्याल में वो नीचे इसके बाद आएगा, नहीं वो ऊपर थी जो हमने सबसे पहले पढ़ी है। नॉन डायरेक्शन रिले सबसे पहले जो पढ़ी है दैट वाज बेसिकली नॉन डायरेक्शन रिले, उसमें पावर किसी भी उसमें फ्लो करे, तो दैट वाज बेसिक, एक मिनट लेट मी कंफर्म, यस इट वाज नॉन, या ये नॉन डायरेक्शन रिले है ये वाली, ठीक है। तो नीचे हम दोनों जो पढ़ रहे हैं इसी की आगे फर्दर एक्सटेंशन है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ नॉन डायरेक्शनल रिले टू ओवरकम दैट बेसिकली पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम जो उसका था कि वोल्टेज ड्रॉप होने का, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इसने ये यूज किया। तो पावर जब एक स्पेसिफिक उसमें फ्लो करेगी तो तभी इसने फ्लो करना है, यानी इसने ऑपरेट करना है। तो उसके बाद ये एनर्जाइज होगा सीटी के, आप एक नजर इसको देख लीजिएगा। नॉन डायरेक्शन एलिमेंट ये वही है जो उसके बाद इस डायरेक्शन एलिमेंट के बाद जब ऑपरेटिव होगा तो इसने नॉन डायरेक्शन एलिमेंट में ऑपरेट करना है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस पावर फ्लो सर्किट का जो है नॉर्मल डायरेक्शन इन दिस सर्किट बाय प्रोटेक्टेड बाय द रिले, यानी जो आपके फर्ज करें आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया तो क्लॉकवाइज में अगर पावर फ्लो कर रही है तो आपकी रिले अनऑपरेटिव रहेगी, वो ऑपरेट नहीं करेगी। जब शॉर्ट सर्किट होगा, अब शॉर्ट सर्किट की एक टेंडेंसी है करंट या पावर फ्लो को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने की, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट की हम यही बात कर रहे थे कि उसकी टेंडेंसी है कि वो आपकी पावर फ्लो को या करंट फ्लो को रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करवा देती है। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब है कि आपकी सारी चीजें जो फर्ज करें यहाँ से आपके जनरेटर की तरफ से निकल रहा था, आप बजाय उससे निकलने के वो उसको फॉल्ट को फीड करना स्टार्ट कर देता है। फॉल्ट चूंकि फॉल्ट बड़ा है, वहां पे कंजम्पशन ज्यादा होगी करंट की अचानक, तो फॉल्ट को फीड करना स्टार्ट कर देता है, तो अवे जाने की बजाय उसकी तरफ आ जाता है। उसमें टेंडेंसी है कि रिवर्स पावर फ्लो या रिवर्स करंट फ्लो शॉर्ट सर्किट करवा देता है। अब यही काम यानी यहाँ पे हो रहा है कि जैसे रिवर्स पावर फ्लो होगी तो अपर कॉन्टेक्ट्स जो होंगे वो इस ग्रिप जो गैप है उसको ब्रिज करेंगे, ये सिग्नल जनरेट करेंगे लोअर के लिए, और लोअर जब सिग्नल जनरेट होगा तो आपका ट्रिप सर्किट की तरफ सिग्नल चला जाएगा। This completes the circuit for the overcurrent element. Overcurrent lower element है जी, overcurrent element ये lower element है जिसको नॉन डायरेक्शनल एलिमेंट कहते हैं। तो उसके बाद जो डिस्क है वो मूव करेगी और अटैच टू द ट्रिप्स, दिस ऑपरेट्स द ब्रेकर, आइसोलेट्स टू रिलेज आर फाइनल ट्रिपिंग कंट्रोल जब तक फॉलोइंग कंडीशन। अब ये दो रिले एलिमेंट्स इस तरह रेंज होते हैं कि फाइनल ट्रिपिंग ऑफ द करंट कंट्रोल बाय देम इज नॉट मेड, ये तीन कंडीशंस जब तक सेटिस्फाई ना हो। सबसे पहले current flow in a direction such as to operate the direction element। करंट यानी हमारे जो है वो इस उस डायरेक्शन में, जैसे वो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात की जाए तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा करंट तो फिर ही ऑपरेट करे। सेकंड, हमने प्रीसेट वैल्यू जो रखी हुई है उस रिवर्स डायरेक्शन में जब तक उतनी वैल्यू से एक्सीड ना कर जाए, यानी रिवर्स में भी एक खास वैल्यू जो टैपिंग्स के थ्रू हम एडजस्ट कर सकते हैं, उससे एक्सीड ना करे तब तक ये ऑपरेट नहीं करेगा। फिर एक खास टाइम सेटिंग, यानी तीन चीजें क्या हो गई कि एक खास डायरेक्शन में मूव करे, अगर नॉर्मल करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो जब तक एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा तो ये रिले ऑपरेट नहीं करेगी। सेकंड, वो एंटी क्लॉकवाइज में भी एक खास वैल्यू सेट होगी, 20 एम्पेयर का है अगर नॉर्मल तो हम 30 एम्पेयर सेट कर देंगे, 30 एम्पेयर जब तक अचीव नहीं होगा तब तक ऑपरेट नहीं करेगी, यानी हम वो उस टैपिंग के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। और थर्ड फिर हमारे पास है कि हम डिस्क को हम एंगल के थ्रू सेट कर सकते हैं जिससे हमें टाइम सेटिंग हो जाएगी। तो तीन चीजें जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक आपकी रिले ऑपरेट नहीं करेगी। जी आफ्ताब क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पूछ लें। इन तीनों में से यानी कि एफिशिएंट कौन है और इसकी जो यानी कि जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है प्रोटेक्टिव, इसकी लिमिट भी होती एक्सीलेंट होगी क्वेश्चन, तीनों की कोई? शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट क्वेश्चन। तो ये उस हिसाब से डिजाइन, जैसे सर्किट ब्रेकर थे, लोअर सर्किट ब्रेकर फिर हाई सर्किट ब्रेकर आ गए, नहीं नहीं ये ऐसा तो नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का एक ही फंक्शन हो रहा है तो फिर हाँ जी, ये तीनों का ऐसा नहीं है, तीनों का ऐसा नहीं है। आपने देखें अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप पावर किसी भी डायरेक्शन में आपकी, ये वाट आवर मीटर है ना जो हमारा, देखो हम घर में जो यूज करते हैं ना वो वाट आवर मीटर है।
वाट आवर मीटर का मतलब है जो डिस्क घूम रही है ना, आपके जो डिस्क घूमना है वो एक खास डायरेक्शन में पावर फ्लो करेगी तो डिस्क घूमती है, ठीक है। जब इसमें वो एबिलिटी नहीं है कि अगर हम अपने घर में सोलर पैनल लगा लें तो हम अगर वापडा को पावर दें तो ये रिवर्स भी घूमे, इसमें एबिलिटी नहीं है ना, रिवर्स नहीं घूम सकती है। आप बात समझ रहे हो मेरी? यस तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसा डिस्क लगाते हैं जो एक ही उसमें घूमेंगे, एक ही पावर फ्लो है फ्रॉम वापडा टू डोमेस्टिक यूजर, के फ्रॉम वापडा से जब डोमेस्टिक यूजर को आएगा सिर्फ उसी डायरेक्शन में ये डिस्क घूमेगी। ये सेम यही रिले है, ये इसी फिनोमिना पे वाट आवर मीटर और पावर फ्लो के फिनोमिना पे, ऊपर आपने फार्मूला पढ़ा है ना, ये पावर फ्लो के ही फिनोमिना पे है। और जैसे हमारे घर में वाट आवर मीटर लगे होते हैं ये वैसे उसी से मिलता जुलता सेम वही स्ट्रक्चर है, ये खास डायरेक्शन में पावर फ्लो करेगी। तो अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना सर्किट को प्रोटेक्ट करने की, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने रिलेज चूज करनी होती है। करंट सेटिंग का या टाइम सेटिंग का कोई मसला नहीं होता कि हम कहाँ पे हमने इसको यूज कर सकते हैं या कितने लेवल पे यूज कर सकते हैं, हम करंट सेटिंग उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। हमने ये इसके अंदर यही पढ़ा है ना कि हमें बेसिकली रिलेज का काम नहीं है, करंट सेटिंग्स का काम जिसके साथ ताल्लुक है वो ताल्लुक है सर्किट ब्रेकर का, क्योंकि आर्क वहां पे प्रोड्यूस होनी है, जो सर्किट को काटना है ना वो काटना है बेसिकली सर्किट ब्रेकर में। मैं आपसे एक एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ, जो क्या नाम है, आफ्ताब है जी, आफ्ताब है, मूसा है, टीपू है और जैदी है, इन 4 लोगों ने भागना है, इनकी रेस होगी, ठीक है। अब इनकी रेस होगी, मैं कहता हूँ एक फायर होगा, जब फायर होगा तो ये चारों भागेंगे। अब आप चारों के फर्स्ट या सेकंड आने का ताल्लुक फायर की यानी फायर अगर जोर से होगा तो आफ्ताब पहले जीतेगा, या फायर अगर स्लो होगा तो जैदी पहले जीत जाएगा, ऐसा तो नहीं है। यानी फायर जोर से हो या आहिस्ता हो, जीतना किसने है, आप लोगों ने अपने दम पे जीतना है। इसी तरह काटना जो है सर्किट को, वो सर्किट ब्रेकर ने काटना है, इसलिए उसकी हमें पावर रिक्वायर्ड है कि कितने पावर और क्या चाहिए। जो उसको सिग्नल जस्ट देना है उसके लिए तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो ना, आपने जस्ट एक मैकेनिज्म को ऑपरेट करवाना है तो आप वो उसको ऑपरेट करवा सकते हैं। वो अलग चीज है कि आप कितने करंट पे आपने ऑपरेट करवाने हैं, कितना है, वो हम सीटीज के थ्रू उसको वेल बिलो ले आते हैं, यानी एक अपनी रेंज में, और फिर उसके थ्रू हम करंट सेटिंग्स भी, इसके थ्रू हम करंट सेटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट करंट सेटिंग किसी भी रिले की, तो हम उससे अपने डिजायर्ड सेटिंग अचीव कर सकते हैं जहां पे हमें रिक्वायर्ड होगा। इसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग को, अगर कंप्लीट बात ना हो तो ऑटोमेटिकली इसको दोबारा ज्वाइन, तो हम इसके थ्रू कोई भी सेटिंग टाइम सेटिंग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको काफी क्लियर हो गया कैसे। जी। ठीक है, तो हम इसको कोई बहुत ये चीज नहीं है कि हमने इतने वोल्टेज या इतने करंट पे ही इसको यूज करना है, हम इसको डिफरेंट वोल्टेजेस और डिफरेंट करंट्स पे वी कैन यूज इट, तो हम इसको चेंज अपने मुताबिक कर लेते हैं। अच्छा, काइंडली मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं।